नमस्कार साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आदित्य पांडे लर्नर्स में। आज हम मौर्यन एम्पायर पर चलेंगे, मौर्यन एम्पायर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर में सबसे पहला क्वेश्चन है कि इंडिया का फर्स्ट एम्परर कौन सा है। इंडिया का फर्स्ट एम्परर, सबसे बड़ा पहला साम्राज्य कौन सा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल में जो भी उसका एरिया था वो एक साम्राज्य था। साम्राज्य यानी एक लंबे एरिया को जो कवर करता है वो साम्राज्य था। चंद्रगुप्त मौर्य को शंडकोटस किसने कहा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को शंडकोटस विलियम्स जोन्स ने कहा है। ओके। कौटिल्य किसकी पुस्तक है। कौटिल्य कौन थे। चाणक्य को कौटिल्य कहा जाता था और इनका एक दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी है। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी है, कौटिल्य भी कहा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है। तो अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किस चीज़ के बारे में बात करता है। अर्थशास्त्र में क्या लिखा गया है। तो सारी पॉलिटिकल पॉलिसीज, अर्थशास्त्र में पॉलिटिकल पॉलिसीज के बारे में कंप्लीट डिफिनेशन दी गई है। इसका कंपेयर किस बुक से किया जाता है। तो इसका कंपेयर मैकियावेली, प्रिंस ऑफ मैकियावेली नामक पुस्तक से, प्रिंस ऑफ मैकियावेली से इसका कंपेयर किया जाता है। क्वेश्चन आएगा अर्थशास्त्र का कंपेयर किससे किया जाता है। तो प्रिंस ऑफ मैकियावेली से। ठीक। सीरियन किंग एंटिकस शूटर का एम्बेसडर कौन था। दमेकस। और ये दमेकस कब आया था। इंडिया में दमेकस कब आया था। तो बिंदुसारा के टाइम पीरियड में। ठीक। अभी चंद्रगुप्ता के जो लकड़ी का घर था पटना के नज़दीक में, ये कहाँ से इसके बारे में कुछ जानकारी मिली है। तो पटना के नज़दीक में दो जगह हैं, एक बुलंदी बाग और एक कुमारहर। इन दोनों जगहों पर चंद्रगुप्त मौर्य के लकड़ी के मकान के अवशेष प्राप्त हुए, जो पटना के नज़दीक में ही है। क्वेश्चन आता है कि मौर्यन एम्पायर में कौन सा इलाका नहीं था। तो कौन कौन सा इलाका था। गुजरात, मालवा, दक्कन, ये सब मौर्यन एम्पायर के पार्ट थे। इस चीज़ की जानकारी हमें कहाँ से मिलता है। तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से मिलती है। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन से ये जानकारी मिलती है कि गुजरात, मालवा और दक्कन ये सब मौर्यन एम्पायर के पार्ट थे। बट क्वेश्चन आता है कौन सा नहीं था। तो श्रीलंका मौर्यन एम्पायर का पार्ट नहीं था। श्रीलंका मौर्यन एम्पायर का पार्ट नहीं था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस की आर्मी को कब हराया था। तो 305 BC में सेल्यूकस की आर्मी को चंद्रगुप्ता ने हराया था। क्वेश्चन आता है कि जो अशोका के 14 रॉक इंस्क्रिप्शंस थे, इसके बारे में कई क्वेश्चंस आते हैं। तो ऑलवेज क्वेश्चन आस्क होता है कि साउथ इंडियन किंगडम की जानकारी हमें किस इंस्क्रिप्शन से प्राप्त होती है। तो अशोका के सेकंड इंस्क्रिप्शन से साउथ इंडियन किंगडम के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें चोला, पांड्यास, इन लोगों के बारे में, चोला, पांड्या, इन सब साउथ इंडियन के बारे में जानकारी हमें सेकंड इंस्क्रिप्शन से प्राप्त होती है। क्वेश्चन बनता है कि किस किंगडम की जानकारी सेकंड इंस्क्रिप्शन से नहीं मिलती है। तो वो है सातवाहना के बारे में हमें कोई भी जानकारी सेकंड इंस्क्रिप्शन से नहीं प्राप्त होती है। क्वेश्चन आता है ऑफिशियल्स के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। मौर्यन एम्पायर का जो ऑफिशियल्स थे, इनके बारे में जानकारी किस इंस्क्रिप्शन से मिलती है। तो अशोका के थर्ड इंस्क्रिप्शन में इन सब के बारे में कंप्लीट जानकारी मिलती है। पॉलिसी ऑफ धम्मा का जिक्र किस इंस्क्रिप्शन में है। तो 11वें में है। रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में डिस्कस किस इंस्क्रिप्शन में है। तो 12वें में। और कॉन्क्वेस्ट ऑफ धम्मा, किसी भी वार में धम्मा ज़्यादा ज़रूरी है ना कि वार, इस चीज़ की जानकारी हमें 13वें इंस्क्रिप्शन से मिलती है। आफ्टर कलिंगा वार अशोका ने जब धम्मा की नीति अपनाई थी, तब उसने कहा कि जीत धम्मा में है ना कि वार में है। तो उन्होंने धम्मा को अपनाया था। इस चीज़ की जानकारी में 13वें इंस्क्रिप्शन से मिलती है। ठीक। अशोका ने फर्स्ट हर्बल गार्डन को इस्टेब्लिश किया था। फर्स्ट हर्बल गार्डन को किसने बनवाया। अशोका ने।
मौर्यन पीरियड में राजुक्का किसे कहते थे? राजुक्का, जो रूरल ऑफिसर होते थे उन्हें राजुक्का कहा जाता था। रूरल ऑफिसर को राजुक्का कहा जाता था। ये जुडिशियल और असेसमेंट सर्विस को फुलफिल करते थे। सारथवा किसे कहते थे? सारथवा, कॉन्वे ऑफ मर्चेंट को सारथवा कहते थे। युक्ता किसे कहते थे? युक्ता, जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था उसे युक्ता कहते थे। रेवेन्यू कलेक्ट करने वाले को युक्ता कहते थे। प्रादेशिका किसे कहते थे? प्रादेशिका, जो टॉप ऑफिशियल्स होते थे, जैसे आज के समय कमिश्नर जो होता है, हाई कमिश्नर, जिस प्रकार से आज के डेट में कमिश्नर होता है, सेम उसी प्रकार से उस समय प्रादेशिका होते थे। आज का कमिश्नर और उस समय का प्रादेशिका बराबर होता था, जो कि जुडिशियल कामों को भी संभालता था। ठीक। सारनाथ पिलर किसके द्वारा बनवाया गया है? तो अशोका के द्वारा। सांची कहाँ स्थित है? एमपी में। सांची कहाँ स्थित है? एमपी में। कौन बनवाया था? अशोका ने। ठीक। अशोका नाम जो अशोका के एडिक्ट्स यानी जो भी इसके रॉक्स थे, ये मेजरली किस में लिखे गए थे? ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। मेजरली किस में लिखे गए थे? ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। इस ब्राह्मी स्क्रिप्ट को रीड सबसे पहली बार किस स्कॉलर ने सबसे पहली बार इस ब्राह्मी स्क्रिप्ट को रीड किया था? तो वो थे जेम्स प्रिंसेप ने फर्स्ट टाइम अशोका इंस्क्रिप्शन के ब्राह्मी स्क्रिप्ट को रीड किया था। और सभी तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए थे, लेकिन दो इंस्क्रिप्शन ऐसे थे जो खरोष्ठी में लिखे गए थे। कौन कौन? साहब जगड़ी और मनसेरा। ये दो इंस्क्रिप्शन ऐसे थे जो खरोष्ठी में लिखे गए थे। खरोष्ठी एक ऐसी भाषा है जो राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। जैसे हम इंग्लिश लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, हिंदी लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, लेकिन खरोष्ठी लैंग्वेज राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था, जैसे उर्दू लिखी जाती। तो ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी स्क्रिप्ट ऐसी है जो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है? तो वो खरोष्ठी है। देवानाम प्रियदर्शी किसे कहा जाता था? इस चीज़ की जानकारी भी हमें मिलती है किस इंस्क्रिप्शन से? तो अशोका के इंस्क्रिप्शन से ही हमें यह जानकारी मिलती है कि उसे देवानाम प्रियदर्शी कहा जाता था। अशोका नाम अशोका के किस किस इंस्क्रिप्शन में मेंशन है? कहाँ से पता चलता है कि अशोका का नाम किस इंस्क्रिप्शन में अशोका का नाम है जो अशोका मेंशन है? तो वो गुज्जारा, मस्की, नेत्तूर, उद्योलन, इन सब इंस्क्रिप्शन में इसका नाम एज अशोका मेंशन है। गुज्जारा जो है ये कहाँ पर स्थित है? गुज्जारा इंस्क्रिप्शन कहाँ स्थित है? तो दातिया एमपी में। ठीक। कलसी रॉक एडिट कहाँ पर स्थित है? कलसी उत्तराखंड में। अभी हमने ऊपर ही बात की कि कलिंगा विक्ट्री के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? रॉक एडिट 13वें से मिलती है कि धम्मा इज नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट वॉर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, धम्मा इज इम्पॉर्टेंट। तो उसी में कलिंगा वार के बारे में सारी जानकारी, कलिंगा वार अशोका ने विक्ट्री पाई थी, तो इस चीज़ की जानकारी हमें अशोका के 13वें इंस्क्रिप्शन से प्राप्त होती है। ठीक। 5वें इंस्क्रिप्शन में हमें जानकारी मिलती है एनिमल्स को मारना भी बैन कर दिया गया था। अशोकन पीरियड में, मौर्यन एम्पायर में एनिमल्स को मारना बैन कर दिया गया था। इस चीज़ की जानकारी हमें अशोकन पिलर नंबर 5 से मिलती है, रॉक नंबर 5 से मिलती है, 5वें इंस्क्रिप्शन से। ओके। मेगास्थनीज कौन था? ग्रीक हिस्टोरियन था। इसका एम्बेसडर था सेलुकस निकेटर। मेगास्थनीज ग्रीक हिस्टोरियन था। किसका एम्बेसडर था? सेलुकस निकेटर का ये था, सेलुकस निकेटर का एम्बेसडर था। कब आया था ये? तो ये चंद्रगुप्ता के टाइम पीरियड में आया था, चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। इसने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका।
इंडिका में बहुत सारी चीज़ें मेंशन है। क्वेश्चन आता है कि इंडिया सोसाइटी जो थी वो 7 क्लास में विभाजित थी, 7 ग्रुपों में विभाजित थी। इस चीज़ की जानकारी कहाँ से हमें मिलती है? तो इंडिका में लिखा गया है कि मौर्यन एम्पायर में इंडियन सोसाइटी 7 क्लासेस में विभाजित थी, ना कि 4 क्लास में। स्लेवरी नहीं थी, नो स्लेवरी थी। इस चीज़ की जानकारी कहाँ मेंशन है? इंडिका में। मौर्यन एम्पायर का जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन था उसके बारे में कंप्लीट डिटेल इंडिका से मिलती है हमें। ठीक, मौर्यन एम्पायर में रेवेन्यू कलेक्शन का जो हेड होता था उसे क्या बोलते थे? शीताध्यक्ष बोलते थे। सीता किसे कहते थे? सीता ऐसा रेवेन्यू जो क्राउन लैंड, जो राजा की भूमि से जो भी रेवेन्यू आता था उसे सीता बोलते थे। इमरजेंसी टाइम पे अगर कोई टैक्स लगाया जाता था तो उसे क्या बोलते थे? प्राणायाम। ठीक, रेवेन्यू कलेक्शन को रेगुलेट कौन करता था? रेवेन्यू कलेक्शन को कौन रेगुलेट करता था? समहर्ता। रेवेन्यू कलेक्शन को रेगुलेट कौन करता था? समहर्ता। पांडाध्यक्ष किसे कहते थे? पांडाध्यक्ष, हेड ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट को पांड्याध्यक्ष कहते हैं। हेड ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट को पांड्याध्यक्ष कहते थे। शुनाध्यक्ष किसे कहते थे? हेड ऑफ स्लॉटर हाउस। हेड ऑफ स्लॉटर हाउस को शुनाध्यक्ष कहते थे। एग्रोनोमई किसे कहते थे? तो जो रोड का कंस्ट्रक्शन, इरिगेशन, इन चीज़ों की जानकारी, इन चीज़ों को रेगुलेट करता था उसे एग्रोनोमई कहते थे। तलार किसे कहते थे? तलार, जो नाइट गार्ड ऑफिसर होता था उसे तलार कहते थे। पट्टाकोला किसे कहते थे? पट्टाकोला, जो गांव में टैक्स कलेक्ट करता था। गांव में पट्टा दिया जाता ना, खेत, उस पट्टे का जो टैक्स कलेक्ट करता था उसे विलेज टैक्स कलेक्टर को पट्टाकोला कहते थे। ठीक, सहस्राधिपति किसे कहते थे? सहस्राधिपति, ये डेक्ट्रॉय कलेक्टर को सहस्राधिपति कहते थे। बालाधीप किसे कहते थे? ऑक्ट्रॉय ऑफिसर को बालाधीप कहते थे। ऑक्ट्रॉय ऑफिसर को बालाधीप कहते थे। उन दिनों जो विडोवर होता था, विडोवर को रीमैरिज अलाउड था, बट कोई विडो है, कोई विधवा है, उसे रीमैरिज नहीं अलाउड थी। और जो पुरुष होता था, जो विदुर होता था उसे अलाउड था, बट जो विधवा होती थी उसे रीमैरिज नहीं अलाउड था। इस चीज़ की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? मनुस्मृति से। क्वेश्चन आता है फाहियान इंडिया आया था तो किसके दरबार में आया था? किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था फाहियान। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। ह से ह्वेनसांग, ह से हर्षवर्धन। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त को चंद्रकोटस कहा गया था, ऊपर देखा ही था हमने, चंद्रगुप्त को चंद्रकोटस कहा गया था। पुष्यमित्र शुंग जो था, पुष्यमित्र शुंग, ये मौर्यन एम्पायर का जो लास्ट एम्परर था, बृहद्रथ। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य एम्परर के लास्ट अंतिम राजा था बृहद्रथ की हत्या करके 184 में शुंग वंश की स्थापना किया था। चंद्रगुप्त गिरनार एरिया, यहाँ पर गिरनार एरिया में कई सारे लेक्स बनवाए थे। किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त ने। ठीक, सुदर्शन लेक किसने बनवाया था? इसको किसने बिल्ड करवाया था? तो चंद्रगुप्त ने। इसको विदाउट फोर्स लेबर पहली बार किसने रिनोट करवाया था? तो रुद्रदामन ने इसको बिना फोर्स लेबर के रिनोट करवाया था। जबकि सुदर्शन लेक को ओरिजिनली किसने बनवाया था? चंद्रगुप्ता ने। गोल्ड कॉइन और सिल्वर कॉइन इसको पॉपुलर किसने किया था? तो
इंडो ग्रीक मार्केट की वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। इंडो ग्रीक मार्केट की वजह से ये गोल्ड कॉइन और सिल्वर कॉइन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। और किसके पीरियड में गोल्ड कॉइन और सिल्वर कॉइन बहुत ही बड़े लेवल पर वर्किंग में थे, फंक्शन में थे? तो ये था कुषाणा पीरियड में। कुषाणा के पीरियड में ये एक बड़े लेवल पर वर्कआउट था, इस समय उस समय बड़े लेवल पर काम में था, ये फंक्शन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द किसके कॉइन में बुद्धा की इमेजेस डिपिक्टेड थी? किसके कॉइन में, किसके कार्यकाल के दौरान में जो कॉइन इशू होते थे उस समय बुद्धा की पिक्चर उस पर बनी रहती थी? तो वो था कनिष्का। कनिष्का के कार्यकाल में जो सिक्के चले थे उसमें बुद्धा की इमेज बनी रहती थी। ठीक, वीमा कट पीसेस इसे पहली बार किसने इशू किया था? तो कुषाणा ने। वीमा कट पीसेस इस चीज़ की पहली बार किसने इशू किया था? तो कुषाणा ने। बुद्धा इंस्क्रिप्शन ऑफ सारनाथ का जो बुद्धा इंस्क्रिप्शन है, सारनाथ का बुद्धा इंस्क्रिप्शन, इसको किसने एस्टेब्लिश करवाया था? कनिष्का ने। कब करवाया? 81 AD में। ठीक, शक संवत की स्टार्टिंग कब से हुई? शक संवत एक जैन टेक्स्ट है। जैन टेक्स्ट से हमें ये जानकारी मिलती है कि विक्रमादित्य जो है, विक्रमादित्य को डिफीट किया था किसने? शकों ने। शकों ने विक्रमादित्य को हराया था। तो शकों ने विक्रमादित्य को हराया था। कब हराया था? 57 BC में, 135 विक्रम संवत में। 135 विक्रम संवत या फिर 57 BC में शकों ने विक्रमादित्य को हराया। इसी जीत की खुशी में, इसी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने नया कैलेंडर लॉन्च किया और इसी को शक संवत, तभी से शक संवत स्टार्ट हुआ। शकों ने विक्रमादित्य को 57 BC में हराया 135 विक्रम संवत में, तभी से शक संवत स्टार्ट हुआ। अगर क्वेश्चन आए विक्रम संवत ईस्वी में कितना आगे है, तो 135 विक्रम संवत में हराया था, उसमें से 57 BC आप घटा देंगे तो 78 AD, 78 साल आगे है विक्रम संवत। ईस्वी से 78 साल आगे है विक्रम संवत। अश्वघोष किसके समय का था? किसके दौरान अश्वघोष था? तो कनिष्का का कंटेम्प्रेरी था। कनिष्का के कार्यकाल में ही, कनिष्का के समकालीन था अश्वघोष। अश्वघोष कौन था? तो कनिष्का का ही पोएट लिटरेट था। कनिष्का के समय ये पोएट था अश्वघोष। कनिष्का के समय में और कौन कौन से लोग थे? तो वासुमित्रा, ये कौन थे? पोएट थे ये भी। पटस्वा, नागार्जुना, चरक, मथारा, ये सब स्कॉलर्स थे। कनिष्का के टाइम पीरियड में ये सब स्कॉलर्स थे। चरक कौन था? चरक कोर्ट फिजिशियन थे। चरक उस समय के फिजिशियन थे। पुष्यमित्र शुंग, आगे बताया हमने पहले ही कि पुष्यमित्र शुंग ने लास्ट मौर्यन एम्परर बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। इस चीज़ की जानकारी, इस चीज़ की कंप्लीट जानकारी में कहाँ से प्राप्त होती है? तो अयोध्या इंस्क्रिप्शन से इस चीज़ की जानकारी हमें प्राप्त होती है। सातवाहना डायनेस्टी, सातवाहना डायनेस्टी की कैपिटल कहाँ पर है? तो अमरावती में। सातवाहना डायनेस्टी की कैपिटल कहाँ है? अमरावती में। इसे प्रतिस्थाना भी कहते हैं। प्रतिस्थाना एक्चुअल में प्रतिस्थाना कहते थे। ठीक, अगर कहा जाए कि मौर्य एम्पायर के बाद सेकेंड मोस्ट पॉपुलर डायनेस्टी कौन सी थी, तो वो सातवाहना ही थी। मोस्ट पावरफुल, मोस्ट पॉपुलेटेड डायनेस्टी कौन सी थी मौर्यन एम्पायर के बाद? तो वो सातवाहना डायनेस्टी थी। इसकी स्थापना किसने की थी? तो सिमुक ने। सातवाहना डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी? सिमुक ने। क्वेश्चन है कि गोल्ड और कॉपर के कॉइन किसके शासनकाल में चलते थे? कुषाणा के टाइम पीरियड में गोल्ड और कॉपर के कॉइन्स मिलते हैं।
गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स किसके टाइम पीरियड में मिलते हैं? तो गुप्ता पीरियड में गोल्ड और सिल्वर के कॉइन मिलेंगे। पंचमार्क कॉइन, आहत सिक्के या पंचमार्क कॉइन, ये किस चीज़ के बने होते थे? लेड, कॉपर, ब्रॉन्ज और सिल्वर। लेड, कॉपर, ब्रॉन्ज और सिल्वर, इन चारों चीज़ों से मिलकर के बनते थे पंचमार्क कॉइन, जिसे आहत सिक्के भी कहा जाता था। इसमें किस चीज़ का यूज नहीं होता था? तो गोल्ड इसमें नहीं होता था। ये किस टाइम पर इशूड थे? सातवाहना डायनेस्टी में। सातवाहना के टाइम पीरियड में पंचमार्क कॉइन्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। सातवाहनों ने प्राकृत लैंग्वेज को प्रमोट किया था। संस्कृत तो उसमें थी ही, संस्कृत के साथ ही साथ प्राकृत लैंग्वेज को प्रमोट किया था। प्राकृत के साथ ही साथ और भी लैंग्वेजेस को प्रमोट किया था, लेकिन प्राकृत को एक स्पेशल इन्फोर्समेंट किसके टाइम पीरियड में मिला था? तो सातवाहना के टाइम पीरियड में। खारवेला ऑफ चेदी डायनेस्टी, खारवेला ऑफ चेदी डायनेस्टी, चेदी डायनेस्टी का खारवेला जो था वो कहाँ के राजा थे? तो कलिंगा। कलिंगा कहाँ है? उड़ीसा में। कलिंगा उड़ीसा में चेदी डायनेस्टी के राजा खारवेला थे। ये किस में बिलीव करते थे? तो जैन धर्म में बिलीव करते थे। इस चीज़ की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से इस चीज़ की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो ये रहा हमारा आज का पूरा मौर्यन एम्पायर, जिसमें हमने चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, सातवाहना डायनेस्टी वगैरह वगैरह हमने कम्प्लीटली पूरे मौर्यन एम्पायर को सिर्फ उन पॉइंट्स को देखने का प्रयास किया जो पेपर में के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट हैं और जो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपने धैर्यपूर्वक लेक्चर को पूरा लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।